नमस्कार मित्रों। तो हमारा पार्ट टू सीरीज कंटिन्यू होते हुए हेलो अल्किन हेलो अरीन का। तो आज पार्ट टू उसका है। पार्ट वन में हम एक्सप्लेन कर दिए थे काफ़ी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट टू में। तो जैसे रिएक्शंस आज ज़्यादा आएंगे क्योंकि हमारा सारा बेसिक पिछले जो लेक्चर था उसमें हो गया है। आज रिएक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये सब हो चुका है हम लोग का। सॉलिबिलिटी तक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो चुका था। तो केमिकल रिएक्शंस में जो मेजरली आता है वो बात चलेगा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मैकेनिज्म दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, जो हम पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। जो होता है SN1 और SN2। ये दो मैकेनिज्म के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर में इलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये तीनों टाइप का रिएक्शन आज हम लोग को मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले बताया गया है इसमें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है। जैसे ये रिएक्शन ऊपर में जो लिख के दिया ये वाला, एक न्यूक्लियोफाइल आया, जो भी हमारा रिएजेंट है वो आया, वो अटैक किया जो एक्स ग्रुप था वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है जिसको सब्स्टिट्यूट करेगा। वो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। उधर से आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये अटैक करके जुड़ गया और इसको निकाल दिया। तो यही रिएक्शन अलग अलग टाइप से मिलने वाला है। कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आगे टेबल पे दिया हुआ है। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैसे ये जो रिएक्शन दिया है ये रिएक्शन, इसी के बेसिस पे ये टेबल बनाया गया है। क्या है ये रिएक्शन, देखते हैं। इस टेबल को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें काफ़ी कुछ सीखने जैसा है टेबल पे। हाँ तो देखते हैं। सबसे पहले बात है कि रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं, और उसके बाद वो जो रिएजेंट हम लेंगे उससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में KCl। ये जो KCl लिया गया है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो CN- बना है। पर वाटर देखिए, वाटर में जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट लिया है वही न्यूक्लियोफाइल बना है। तो कई बार जो रिएजेंट है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, तो कई बार रिएजेंट टूट जाता है। जैसे KCl एक आयोनिक रिएजेंट है तो टूट गया K+CN- में। तो जो आयोनिक रिएजेंट है वो सब टूट जाता है, तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो CN- बनेगा। K+ न्यूक्लियोफाइल तो होता नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा रिएजेंट में, ये टेबल में दिखाया गया है। जैसे देखते हैं इसको, इस टेबल को थोड़ा ठीक से देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा इस टेबल को समझने में। जैसे सबसे पहला तो क्लियर है, अगर NaOH लेंगे KOH लेंगे कोई भी बेस लेंगे, तो बेस लेंगे तो वो क्या करेगा, टूटेगा। जैसे NaOH टूट जाएगा Na+ और OH- में, पानी में। क्योंकि जो रिएक्शन उसके लिए कोई मीडियम देना चाहिए, तो मीडियम दिया जाएगा, उस मीडियम में वो रिएजेंट उसी टाइप के एक्शन दिखाएगा। ये Na+OH- में टूट जाएगा NaOH। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों में कौन सा, न्यूक्लियोफाइल हमारा OH- है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही न्यूक्लियोफाइल है। जिसका एक्टिव साइट पे इलेक्ट्रॉन है वो देना चाहता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कमी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जैसे सोडियम Na+, सोडियम जो था पहले 11 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, जब Na+ हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन है, कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर घटेगा, पर सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए सोडियम आगे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। पर जो भी रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल पिछले क्लास में भी दिए हैं, जैसे BH3 BF3 सब जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। BH3 हो गया, BF3 हो गया, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस सब पे बात अभी नहीं कर सकते, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। हमारा भी मेन मोटिव है रिएक्शन का समझना, शॉर्ट समराइज फॉर्म में। देखते हैं NaOH रिएक्शन कैसे दिखाता है। जैसे वो जो रिएक्शन दिया ऊपर में, RX RX प्लस NaOH, RX प्लस NaOH, अगर ये लिया जाता है, ये जो रिएक्शन इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं,
वो एक रिएक्शन देके बता दिया एनसीईआरटी कि इसमें आप खुद से न्यूक्लियोफाइल चुनिए, पुट कीजिए, देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। तो वो नीचे टेबल का फॉर्म में लिख दिया है प्रोडक्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा तो क्या बनेगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये टेबल से क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है। तो आर एक्स प्लस एन लिया जाता है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा, ओ एच माइनस। ये OH माइनस अटैक करता है और ये X को निकाल देता है बाहर, तो बन जाता है यहाँ से ROH, एल्कोहल बनता है। वही लिखा है यहाँ पे कि एल्कोहल बनता है। क्लियर है, एक बार टेबल खुद से ही आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इसमें कुछ जो हाईलाइट किया हुआ है नीचे वो सब हम बताए थे, वो सब इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे दूसरा है, दूसरा है पानी। पानी जब लेते हैं तो पानी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। पूछेगा कि वाटर लेंगे तो क्या न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा कि H प्लस होगा कि H3O प्लस होगा, तीन चार ऑप्शन बना के देगा। तो उसमें वाटर जब भी रिएजेंट देगा NSR का रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि when we take water as a substrate, water as a reagent in the nucleophilic substitution reaction, तो what is the nucleophile group। तो वाटर जब भी लिया जाता है रिएजेंट तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप उसमें वाटर खुद ही होता है, OH माइनस नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के टेबल में लिखा है, देख लीजिए आप लोग, इसमें साफ साफ लिख रहा है OH माइनस। वाटर जब भी लेंगे तो वाटर ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो जब वाटर का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो वो अटैक करके एल्कोहल ही बनाता है, जैसे अभी NaOH किया था उसी तरह वाटर भी करता है। थर्ड में NaOR, अगर NaOR दिया है तो इसमें ये वही टूटेगा Na प्लस और OR माइनस, तो OR माइनस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और OR माइनस जाके यहाँ पे जुड़ेगा R के साथ, ROR बन जाएगा। रिएक्शन ऊपर वाली ही चल रहा है, बस हम लोग सिर्फ चेंज करें क्या, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं, X को बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आ गया रिएक्शन क्या चल रहा है। तो इसमें ईथर बनता है। तो पूछेगा, पूछेगा नहीं, रिएक्शन देके ही पूछता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसमें क्या बनेगा, इसमें रिएक्शन दे देगा, एक लंबा चौड़ा सीक्वेंस लिख देगा कि इसमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को अगर पता रहेगा कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल देंगे और कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, तो हमारा जो रिएजेंट है उसमें अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे उसमें एक्स, जो RX दिया है उसमें एक्स लिविंग ग्रुप है, तो अगर लिविंग ग्रुप है एल्किल हैलाइड में और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक जुड़ जाएगा। यही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड का। ऊपर टॉपिक ही दिया है NSR फॉर एल्किल हैलाइड। तो थर्ड में दिया NaI, जस्ट लाइक दैट NaOH। NaOH जिस तरह था उसी तरह NaOR भी है, NaI भी है। तो NaI में वही Na प्लस I माइनस टूटेगा, और I माइनस से न्यूक्लियोफाइल वही अटैक करेगा RX पे और RI बन जाएगा, तो इसमें बनता है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, ये चार तो काफ़ी ईजी है, चारों क्लियर है। NH3 अमोनिया, अगर बोलेगा अमोनिया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है और अमोनिया अगर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो अमोनिया अटैक करता है तो बनता है प्राइमरी एमीन। ये सब जो एमीन का तीन रिएक्शन है, ये एमीन का तीन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एमीन का तीन रिएक्शन और साइनाइड का, तो यहाँ पे जो एमीन का दिया है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये तीन के लिए क्या क्या रिएजेंट लिया जाता है। अमोनिया लेंगे तो बनेगा प्राइमरी एमीन, और RNH2 लेंगे मतलब प्राइमरी एमीन लेंगे तो बनेगा सेकेंडरी एमीन। जैसे एक रिएक्शन लिख देते हैं, अगर RX है और उसमें डाला जाता है सेकेंडरी एमीन RNH2, या इसको ये जो रिएक्शन ही लिखेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड दिया है, बोलेगा इथाइल ब्रोमाइड दिया है, R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। और हमारा जो एमीन है वो दिया है मिथेनामीन, ये दिया है मिथेनामीन दिया है, और हमारा इधर से दे दिया है इथाइल ब्रोमाइड। तो जब भी ये रिएक्शन इस तरह दिया जाएगा कि प्राइमरी एमीन के साथ भिड़ा दिया है कोई RX को, तो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल, तो जो Br है वो बाहर जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो अमोनिया का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इसके और एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में कार्बन का। तो मैकेनिज्म आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी मैकेनिज्म पिछले क्लास में बताए थे, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालता है SN1 और SN2 के थ्रू। तो वो सब जो रिएक्शन होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में NCERT लिख दिया है कि इसमें ये रिएक्शन इस तरह का होता है, लेकिन ये लोग अभी NCERT में स्पेसिफाई नहीं किया SN1 कौन है SN2 कौन है, लेकिन फिर भी क्लियर है, अगर ये 1 डिग्री देता तो ये SN2 रिएक्शन, ये बता दिए थे पिछले क्लास में। अगर छोटा सबस्टेट होगा 1 डिग्री 2 डिग्री वाला तो वो SN2 होता है, और अगर बड़ा वाला होता है 3 डिग्री वाला तो SN1 होता है। तो उसको रिवाइज करते रहिए। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बन जाता है सिंपल, ये जो C2H5 था पहले से वो रहेगा, और यहाँ से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ये जो इसका मिथाइल ग्रुप है
वो आ जाएगा, तो ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, ये एक्स को यहाँ से हटाना है, यहाँ से एक एच हटाना है और सब एक साथ लिख देना है, मतलब एच एक्स को हटा देना है, सिंपल है। इस टेबल में जो दिया हुआ है उसी को हम अभी बता रहे हैं। तो अगर 1 डिग्री एमीन देगा तो बनेगा सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन। अच्छा 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन इसको पहचानते कैसे, वो भी बता देते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, मतलब अगर ऐसे कुछ लिखा है NH2CH3 मिथेनामिन, अगर इस तरह लिखा है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री। मतलब नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन जुड़ा है ये बताता है उसका डिग्री, ये नहीं बताएगा कि वो कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है। जैसे एक एग्जांपल और हम दिखाते हैं, जैसे अगर ये देगा और यहाँ पे जुड़ा है NH2, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है NH2, ये फिर भी 1 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन नहीं है, ये 1 डिग्री एमीन है। डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, ना कि कार्बन कितना डिग्री का है। ये डिपेंड करता है सिर्फ नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर ये नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन और इधर एक कार्बन, दो कार्बन जुड़ा है इस नाइट्रोजन से, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये तब है 2 डिग्री। और अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है उससे उसका डिग्री देखा जाता है। इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, ये क्लियर रहना चाहिए। तो उसी तरह अगर हमको आर एक्स में 1 डिग्री एमीन दिया जाए, मतलब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन आर एक्स के साथ कराएंगे तो बनता है वहाँ पे 2 डिग्री एमीन। और जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन कराएंगे, जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन कराएंगे तो बनता है 3 डिग्री एमीन आर एक्स के साथ। जैसे ये 2 डिग्री एमीन है, इसका रिएक्शन करा दिए आर एक्स के साथ तो बनेगा 3 डिग्री एमीन। मतलब नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ गया, 3 कार्बन जुड़ गया तो वो 3 डिग्री हो जाता है, टर्सरी एमीन कहते हैं उसको। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों क्लियर है। नेक्स्ट है केसीएन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन केसीएन वाला। केसीएन ये रिएक्शन है क्या दिखाता है, जैसे अगर पहले तो हम बता देते केसीएन और एजीसीएन में अंतर क्या है। हमेशा दो केस मिलेगा, केसीएन और एजीसीएन, ये जो दोनों दिया है केसीएन एजीसीएन। तो केसीएन जब भी देगा तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा के प्लस प्लस सी एन माइनस। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सी एन माइनस, के प्लस से उसका मतलब नहीं। तो सी एन माइनस यहाँ भी मिलेगा और ये जब ए जी सी एन टूटेगा तब भी सी एन माइनस मिलेगा। पर दोनों जब अटैक करेगा ना रिएक्शन में आर एक्स के साथ तो अलग अलग तरीके से अटैक करता है। इसमें सिंपल में एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखने का। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है, एजीसीएन वाला भी एजीसीएन में कोवलेंट बॉन्ड है, सी एन देख सकते हैं आप लोग। तो ये के सी एन वाला आयोनिक है, टूट जाता है के प्लस सी एन माइनस में, एजीसीएन वाला कोवलेंट। तो ये जब आयोनिक कंपाउंड टूटता है तो आयोनिक कंपाउंड में अटैक करता है नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना है। ये आयोनिक कंपाउंड है जिसमें अटैक कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, इसके लिए साइनाइड का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। साइनाइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, सी एन कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ये है साइनाइड का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी हम इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो के सी एन वाला केस में, के सी एन आयनिक कंपाउंड है, ये टूटता है के प्लस सी एन माइनस में। सी एन माइनस में अटैक कौन करेगा, सी अटैक करेगा, ये एन अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे के सी एन के केस में सी अटैक किया और ए जी सी एन के केस में एन अटैक किया। जब सी अटैक करेगा तो साइनाइड बनता है, एन अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ये दोनों अलग अलग केस है, ठीक है। तो केसीएन में, केसीएन के केस में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग एजीसीएन अगर देगा तब क्या होगा। अगर हमें एजीसीएन देगा, एजीसीएन कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें भी एक ट्रिक है कि मान लेना है कि भी साइनाइड अगर नेगेटिव दिया तो अगर उसमें अटैक किया है हमारा नेगेटिव चार्ज, इसमें अटैक करेगा लोन पेयर। लोन पेयर किसके ऊपर है, अभी साइनाइड का स्ट्रक्चर हम बनाए थे, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर और लोन पेयर होता है सोडियम के ऊपर, सोडियम नहीं सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर।
तो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। तो नेगेटिव अटैक कब करेगा? जब आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे KCN देगा, NaCN देगा, ये सब देगा एस ब्लॉक वाला, तो आयनिक कंपाउंड होता है। ये सब देगा तब अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज। और लोन पेयर कब अटैक करेगा? जब देगा AgCN, AgCN, तो इस टाइप का देगा तब अटैक करेगा लोन पेयर। क्लियर है? तो चलिए रिएक्शन देखते हैं हम लोग आगे एक एग्जांपल के साथ। जैसे अगर दिया जाए CH3 NH2, ये एक अमीन लिलियम, अच्छा हमको हाईलाइट लेना, सॉरी। तो CH3Cl, और इसमें अगर ऐड करा दिया KCl, NCERT भी KCl लिया है, NaCN भी दे सकता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड देगा। तो KCl का केस में बोलेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट में दो ऑप्शन देगा, CH3Cn या CH3Nc। तो यहाँ पे बनेगा Cn, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज। सिंपल याद रखना है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो प्लस माइनस में टूटता है, तो माइनस वाला अटैक करेगा, लोन पे अटैक नहीं करता है। तो लोन पे किसमें अटैक करेगा? कोवलेंट कंपाउंड में, जैसे AgCN। तो सी इसमें बन जाता है CH3Cn, इसमें साइनाइड बनता है। और अगर इसी क्वेश्चन में सेम रहेगा, सेम इसी में बोलेगा, अगर अटैक करना है AgCN, अगर AgCN अटैक कर रहा है तब अटैक करेगा लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NC, आइसोसाइनाइड। दोनों केस क्लियर रहना चाहिए, इस केस में क्या बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दो केस और आता है NO2 और ONO का, तो ये भी एक बता देते हैं। उसी तरह देगा, अगर देगा KNO2, मतलब अगर आयनिक वाला देगा के KNO2, अगर दिया KNO2 या NaNO2 कुछ भी देगा, तो हम ले लेते हैं अगर दिया KNO2, तो वही टूटेगा ये K प्लस NO2 माइनस। हमको मतलब है न्यूक्लियोफाइल से NO2 माइनस। तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो O माइनस जुड़ा हुआ रहता है NO से, तो नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। क्या लोन पेयर दिख रहा है? ठीक है। तो अटैक कौन सा करेगा? अगर KNO2 देगा, मतलब फिर से वही है, सेम ही चीज याद रखना है। अगर आयनिक दिया तो आयनिक केस में अटैक करता है नेगेटिव चार्ज, और कोवलेंट का केस में अटैक करता है लोन पेयर। तो KNO2 दिया तो अटैक करेगा O, और अगर AgNO2 दिया, या उसमें क्या दिया हुआ है, हाँ वही दिया AgNO2, ये दिया हुआ है। तो AgNO2 अगर दिया तो अटैक करेगा ये लोन पेयर। ये किस केस में अटैक करेगा? ये अटैक करेगा AgNO2 केस में, और ये अटैक करेगा KNO2 केस में। तो दोनों क्लियर आना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वही दिया CH3Cl, और बोला इसमें अगर अटैक कर रहा है NaNO2, क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड अटैक कौन सा करेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। इसमें बनेगा CH3ONO। क्यों भाई बताए थे? ये वाला O अटैक करेगा तो बनेगा ONO। चला गया ये ना, तो अटैक करेगा O, तो बनेगा ONO। और अगर NaNO2 की जगह अगर दिया जाए इसी में CH3Cl में, अगर AgNO2 बोलेगा, AgNO2, तो AgNO2 के केस में अटैक करेगा नाइट्रोजन, मतलब लोन पेयर, तो बनेगा CH3NO2। ये बहुत मेजर अंतर था जो हम अलग से लिख के समझा दिए। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना सबको कि किस केस में। तो ये तीन चार जो केस था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी इजी है, जैसे ये CH3COOAg, तो उसी तरह इसमें CH3 मतलब R, कोई भी R ग्रुप है, CH3 जरूरी नहीं है, तो R ग्रुप मतलब RCOO माइनस अटैक करेगा तो बनता है एस्टर। वही केस है, ये जो R है ये R ग्रुप पे अटैक करेगा, RCOO माइनस, तो बनेगा RCOR। ठीक है। एल लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, तो ये जो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड होता है LiAlH4, तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये देता है रिएक्शन H माइनस, H प्लस नहीं देता, H माइनस देता है। ये ध्यान रखना, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल चैप्टर में तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ होगा इसका। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो H माइनस देता है। तो ये
करेगा क्या रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन आर एक्स वाला, तो अगर आर एक्स में बोलेगा कि कोई भी आर एक्स है, ले लेते हैं इस बार, चलिए C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में बोलेगा अगर हम लोग डाल दिए लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, तो ये देगा हाइड्रोजन, ये देगा हाइड्रोजन, ये चिपक जाएगा जाके इस पे, मतलब हमेशा ये H माइनस देगा, H माइनस, तो H माइनस अटैक करेगा और Cl को बाहर फेंक देगा, तो बनेगा C2H6। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अलग अलग टाइप से ऑप्शन बना के देगा कि लिथियम के साथ Cl जुड़ गया, LiCl बन जाएगा, कि AlCl3 बन जाएगा। तो ध्यान, बेहद ध्यान रखना है कि इसमें इथेन बनेगा, जैसे यहाँ पे लिख के दिया है, ये दिया RH, तो मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये बात का ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। और एक और केस है RM, R प्लस M माइनस, तो अच्छा M मतलब मेटल है, RM है मतलब कोई भी, जैसे वो था ना एग्जाम्पल पहले, नहीं पहले नहीं था, बाद में आने वाला है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMGX में आगे मिलेगा हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है, तो वो R माइनस देगा, तो R माइनस अटैक करेगा RX के ऊपर, तो RR बन जाता है, RR, ठीक है। तो R माइनस अटैक करेगा RX के ऊपर, तो बन जाएगा RR। क्लियर है, ये टेबल क्लियर रहना चाहिए। अभी हम लोग जो आगे देखे थे NO2 और ONO का केस, तो NO2 और ONO जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है देखते हैं, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पे नीचे एनसीईआरटी भी इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियोफाइल जो या तो अपना लोन पेयर से डोनेट करे या नेगेटिव चार्ज से डोनेट करे, तो जिसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आता है दो दो रिएजेंट इसमें लिखा हुआ, तो वही ध्यान रखना है। NO2 या तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा, जो भी देखे थे हम लोग AgNO2 का केस में, जब अगर Ag के साथ रहेगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, और अगर आयोनिक रहेगा तो ONO बन जाएगा। तो या तो ये दोनों नाइट्रोजन अपना N से देगा या O से देगा। एक और केस आता है साइनाइड का। साइनाइड का देखे थे, या तो कार्बन डोनेट करता है अपना नेगेटिव चार्ज, या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर NC, ये दोनों है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, पढ़ लीजिएगा इसको। लिंकिंग द कार्बन एटम रिजल्टिंग द एल्किल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन, ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है, वही चीज़ है जो हम बोल रहे हैं कि या तो अपने नाइट्रोजन से डोनेट करेगा या कार्बन से डोनेट करेगा, सिंपल है। वही दिया नीचे कि ऑक्सीजन से डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा, सिंपल है। तो ये स्लाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, मैकेनिज्म पहले डिस्कस हो चुका है, जैसे SN1 और SN2, वही मैकेनिज्म दोबारा फिर से आएगा जब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। SN2 रिएक्शन जो बताए थे, SN2 रिएक्शन में क्या क्या बात था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फास्ट रिकॉल। SN2 में बात था कि SN2 केवल एक स्टेप में होता है, उसके बाद यहाँ सब लिखा हुआ है, एक बार खुद से रीडिंग करना पड़ेगा, जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो एक बार खुद से रीडिंग कर लीजिएगा। रिएक्शन वाला पार्ट हम करवा दे रहे हैं, रिएक्शन एक बार हम बता देते तो ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी से याद हो जाएगा, तो खुद से एक बार लिख के याद कर लेना है ताकि चैप्टर एकदम क्लियर रहे। तो SN2 में हम बताए थे कि SN2 केवल एक स्टेप में होता है, SN2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। SN2 का तीन पहचान क्या था, SN2 में छोटा सबस्ट्रेट होता है, एनाइन प्रेजेंट होता है, और एक और बात था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पानी नहीं लेते, पानी उसमें लेते हैं SN1 में, क्योंकि पानी के द्वारा ही रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस होता है, टूटता है, तो वो पानी इसमें यूज होता है SN1 में। SN2 में हम तीन बात जो बताए थे वो याद रहना चाहिए, छोटा रिएजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो तीन चीज़ यहाँ याद रखना। यहाँ पे एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है कि ये जो अटैक किया OH माइनस पीछे से अटैक किया, ये जुड़ गया पीछे से, मतलब ये यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोरीन निकल रहा आगे से, क्लोरीन निकल रहा आगे तरफ से, और OH जुड़ रहा है पीछे तरफ से, तो यहाँ बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये भी बताया था कि इसमें बनता है इन्वर्जन, और SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, मतलब दोनों, या तो इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा। तो इन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी यूज भी किया। ये टेक्स्ट को एक बार रीडिंग कर लेना है सबको। तो यहाँ पे बताए थे कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में होता है इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। बार बार इस बात पे वेटेज दिए थे, जैसे ये सब चीज़ पूछता है एग्जाम, इसलिए हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे दिया रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। SN2 है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी 2 होता है। मॉलिक्युलरिटी किसको बोलता है, सिंपल भाषा में, कि जो एरो से पहले, ये जो रिएक्शन का एरो दिया हुआ है, ये एरो से पहले कितना रिएजेंट हम लोग लेते हैं, वही उसका मॉलिक्युलरिटी। सिंपल अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखो, बाकी केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ दी है, इसलिए उसका मॉलिक्युलरिटी 2 होता है।
उसमें एक पानी होता है SN1 में, इसलिए उसका मोलिकुलरिटी सिर्फ एक है, पानी को काउंट नहीं किया जाता है। SN1 में मोलिकुलरिटी एक है, ऑर्डर एक है। SN2 में मोलिकुलरिटी दो है, ऑर्डर दो है। इसमें कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट ये लिखा है, प्रोसेस, ये लाइन जो मार्क किया हुआ है, प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होता है SN2। ऐसा नहीं है कि SN1 लिखा 1 है तो 1 एक स्टेप में होगा, SN2 एक स्टेप में होता है। इस बात को अच्छे से एक बार याद रख लीजिएगा। तो SN2 होता है एक स्टेप में, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जैसे यहाँ दिख रहा है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, मतलब 5 वैलेंसी का स्टेट बनता है, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, टूट जाता है तुरंत। आगे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट पूरा लिखा है इसमें एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉन्ड बिटवीन, ये लिखा है ना, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप वीकेंस, वीक होते जाता है कार्बन और लिविंग ग्रुप का, मतलब एक तरफ से OH जुड़ते जा रहा है, एक तरफ से कार्बन और Cl लूज होते जा रहा है, ये Cl भी छूट जाता है और OH जुड़ जाता है, और ये बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, उल्टा प्रोडक्ट, लिखा है इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनस्टेबल स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो बीच में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है अनस्टेबल होता है। SN2 का रिएक्टिविटी बताया था कि छोटा सबस्टेट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, ये इसका रिएक्टिविटी है। तो 3 डिग्री वाला SN2 देता ही नहीं, 3 डिग्री वाला SN1 देता है। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये जो दिया है सब एक्सप्लेन हो चुका है पिछले क्लास में। मिथाइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है SN2 रिएक्शन, यहाँ पे इसका रेट दिया है 30 टाइम्स, ये दिया है ना 30 टाइम्स है, और अगर देगा इथाइल तो उसका होता है रेट 1 टाइम्स। और आइसोप्रोपाइल थोड़ा देखिए, जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होते जा रहा है उसका रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल में तो बिल्कुल जीरो हो गया, इसमें SN2 होता ही नहीं है टर्शरी ब्यूटाइल में, 0%। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा SN2 का रिएक्टिविटी घटेगा। क्यों घटेगा SN2 में? क्योंकि SN2 में पीछे से अटैक करता है, तो अटैक करने से उसमें थोड़ा खुला जगह चाहिए, जिससे इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं आप लोग, ये चारों तरफ से हिंडर हो गया है, ये जो भर गया है चारों तरफ से ग्रुप आगे, तो ये पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है अंदर जाने का। तो अगर उसका एंटीबॉन्डिंग अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्टिविटी उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये था SN2 मैकेनिज्म जिसके द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बताया कि ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो कैसे रहा है। ये है SN1 मैकेनिज्म। दो टाइप का मैकेनिज्म होता है इसका एक्सप्लेन करने के लिए। ये है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, इसमें कार्बोकेटाइन भी बनता है और इसमें ऑर्डर इसका 1 है, ऑर्डर 1 होता है, मोलिकुलरिटी भी 1 होता है। तो देखिए ये बड़ा ग्रुप लिया जाता है, 3 डिग्री का ग्रुप SN1 रिएक्शन दिखाता है। ये 3 डिग्री का लिया गया ग्रुप, उसमें अटैक कर रहा है OH माइनस। हाँ, और इसमें होता है रेसिमाइजेशन बताए थे पिछले बार, ये आगे इसमें NCERT भी लिखा है, यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, क्या लिखा है स्टेप 1 में क्या बन रहा है, स्टेप 1 प्रोड्यूस CX पोलराइज CBr बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज। CBr बॉन्ड को तोड़ा जाता है जो कि स्लो स्टेप है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला स्टेप स्लो है कि दूसरा स्टेप स्लो है, तो पहला वाला स्लो है, क्योंकि इसमें C और Br का बीच का बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। तो और दूसरा वाला आयनिक स्टेप है, प्लस एक माइनस है तो फटाक से चिपक जाएगा, इसलिए पहला स्टेप है स्लो स्टेप, CBr का बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है कार्बोकेटाइन, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन में वो जुड़ का प्रोडक्ट बना रहा है अल्कोहल। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन SN1 रिएक्शन होता है। आगे देखते हैं। SN1 देखा ना, SN1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। स्टेप 1 SN1 नहीं, स्टेप 1 होता है स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, SN1 इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप, मतलब आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। रेट SN1 का रिएक्टिविटी हम पिछले बार बता चुके थे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो जितना अच्छा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो ये सब पैरा को खुद से पढ़ लेना है, इतना भी कंजूसी नहीं करना है कि ये भी छोड़ दे, जितना ही बोल रहा है उतना ही सुने, ऐसा नहीं है, पैरा भी पढ़ लेना है खुद से, अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। तो स्टेप 1 है स्लोएस्ट स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। इट इन्वॉल्व CBr बॉन्ड ब्रेकिंग, CBr बॉन्ड टूट रहा है, एनर्जी ऑब्टेन थ्रू सॉल्वेशन, बताए थे कि इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस को सॉल्वेशन भी कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बताया ना, हम लिख दिए थे सब पिछले बार। इसमें PPS लेते हैं, उसमें PAS लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सब NCERT का ही लाइन है, ऐसा नहीं कि पिछले बार में कुछ नया चीज़ बता दिए थे कि क्या पढ़ा दिया, ये सब है नहीं, NCERT सब दिया हुआ है, इसलिए जितना चीज़ हम बोले जा रहे हैं सब NCERT का पॉइंट से कैच करने की कोशिश कीजिए। तो सोल्वेशन ऑफ हैलाइड होता है SN1 में,
इसलिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दिया जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। जो पहला स्टेप है स्लो वाला, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या कि SN1 है, इसमें जो रेट है डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन का पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट है, ये केमिकल काइनेटिक्स में मिलता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। नॉट ऑन द, ध्यान से, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। एल्किल हैलाइड का ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर हाइड्रोक्साइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। SN1 में देख लेते एक बार यहाँ पे, ये जो था, दो ग्रुप था ना, ये दोनों ग्रुप CH3Br और OH माइनस, यहाँ दो चीज़ है। तो लगेगा कि ये दोनों का रेट पे डिपेंड करना चाहिए, कि अगर OH माइनस भी बढ़ाएंगे तभी रेट बढ़ना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म से चलता है। SN1 में पानी के द्वारा टूटता है बॉन्ड और जुड़ता है OH माइनस, इसलिए इसमें सिर्फ जो रेट है वो डिपेंड करता है, लिखे ना, रेट डिपेंड ओनली ऑन RX। तो ये सब जो हम लिखते हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ RX पे, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप NCERT लिखा है, क्लियर है? हाँ, तो फिर नीचे लिखा है ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यही चीज़ तो हम तब से बोले जा रहे हैं कि कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा उतना रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मार्क नहीं किया, बताइए, मार्क कर लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना रेट इसका बढ़ता है, फास्ट होता है रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार खुद से रीडिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये NCERT एक छोटा सा मीम बना के भी समझा दिया है। टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, इधर जाने पे SN2 बढ़ रहा है, इधर जाने पे SN1 बढ़ रहा है, मतलब 3 डिग्री पे SN1 ज़्यादा है और वो 1 डिग्री पे SN2 ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ये भी बताया था हम पिछले बार, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 होता है, ठीक है। ये एलाइलिक कार्बन हो गया, C डबल बॉन्ड C, उसके आगे पे जो C होता है वो एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यानी लिखा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए इसमें SN1 ज़्यादा होता है। ज़्यादा का SN1 ही होता है, सिंपल याद रखना है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 होता है। ये बेंजाइलिक है, इसमें होता है SN1। इसको भी आज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, I माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसमें जो I माइनस टूट के निकला है उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली एकोमोडेट कर सकता है सरफेस पे। आयोडीन बड़ा साइज है, उसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसलिए I माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो जल्दी टूट जाएगा। RX से X जल्दी निकल जाएगा, इसलिए RI का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है एज़ कम्पेयर टू RF। ये पूछा है कि RI, या ऐसा पूछ लेगा कि C2, क्वेश्चन किसी टाइप से पूछ सकता है, आपको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। C2Br बोलेगा कि इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड दे देगा और एक इथाइल क्लोराइड दे देगा, बोलेगा कि दोनों में सबसे अच्छा SN1 कौन दिखाएगा। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, Cl अच्छा है कि Br अच्छा है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है, यहाँ पे NCERT लिख के दिखा रहा है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है रिएक्टिविटी, मतलब जो ये CH3 CH2Br है, CH2H5Br, ये बहुत अच्छा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड, क्लियर है? ये रहा कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये जो 10.7 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 10.1 में कुछ है नहीं, 10.6 में इसमें बोला है कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है। अच्छा, इसमें पूछा है कि SN2 फास्ट किस में होगा, तो ये दोनों में SN2 किस में फास्ट हो सकता है, ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में SN2 फास्ट होता है, बताया दे, इसका आंसर ये होगा। इसमें देखिए वही चीज़ है जो हम ऊपर ये लिख के दिया ना। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम NCERT का क्वेश्चन था जो हम लिखे थे अभी ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर बना के पूछ लिया है, आयोडीन दिया है, क्लोरीन दिया है, बोला किसमें अच्छा होगा, आयोडीन में अच्छा होगा, कि आयोडीन अच्छा निकल के जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ये पूछा है क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है SN1 में और SN2 में। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, ये देखिए आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन मतलब ब्यूटेन बनाना है और ब्रोमीन को अलग अलग जगह चिपका के देखना है, आइसोमर बनाना है ब्यूटेन का। ठीक, ये बनेगा, हम यहाँ बना कर रखे, अगर दिख रहा होगा सबको तो ठीक है। 1 2 3 ये 4, तो अलग अलग जगह ब्रोमीन को चिपकाना है, एक बार देख लीजिए खुद से ही। और ये चारों में फिर बताना है कि रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, SN1 के लिए और SN2 के लिए। जैसे हम एक बार एक क्वेश्चन करा ही देते हैं, अच्छा रहेगा क्वेश्चन करा देते हैं।
सिर्फ ब्यूटेन वाला केस है, तो ब्यूटेन वाला केस में पहला क्या बनेगा, तो अगर 4 कार्बन है और यहाँ ब्रोमीन लगा दिए, ब्रोमो ब्यूटेन हो गया ये, एन ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि ब्रोमीन को उठा के यहाँ लगा सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं हम लोग कि इस कार्बन को यहाँ ऐसे कर दिए और ब्रोमीन को यहाँ लगा दिए। और चौथा केस में ब्रोमीन को उठा के बीच में लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे देख सकते हैं ये 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, यही केस है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी हमको बताना है SN1 का। पूछा SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा। तो SN1 सबसे ज़्यादा किसमें हो सकता है, चारों में SN1 सबसे ज़्यादा किसमें होगा, जो बड़ा होगा उसमें SN1 ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4 में। फिर 4 के बाद क्या आना चाहिए, 4 के बाद 2 आना चाहिए, 2 डिग्री वाला। फिर क्या आना चाहिए, 1 और 3 में क्या आएगा, 1 में है 1 डिग्री, 3 में है 1 डिग्री। पर एक बात ध्यान रखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में जो 2 कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, जो देखिए ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच है ये 2 कार्बन, तो ये दोनों का जो एक फील्ड इफेक्ट आता है, वो फील्ड इफेक्ट के कारण ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक ही कार्बन पे दोनों अटैच है, सामने सामने हो गया है। पहला वाला तो पहला केस में क्या है कि एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, तो वो थोड़ा लेट से डोनेट करेगा, तो एज कम्पेयर टू 1 3 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यही इसलिए ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है कि बच्चा 3 मार रहा है कि 1 मार रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। SN1 का रिएक्टिविटी है। इसी तरह SN2 का रिएक्टिविटी पूछा जाता है। SN2 SN2 में सबसे अच्छा हो जाता है 1 डिग्री वाला। ठीक है, मतलब 1 फिर हो जाएगा। SN2 में तो सिंपल है, SN2 में हिंड्रेंस बढ़ेगा तो घटते जाता है, तो 3 नंबर में ज़्यादा हिंडर्ड है, 3 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन होगा पहले 1 डिग्री वाला ही, फिर होगा 2 डिग्री वाला, तो 3 आना चाहिए, फिर होगा 2 डिग्री वाला और फिर होगा 3 डिग्री वाला, मतलब 4 नंबर। ये किसका हो गया, SN2 का। तो SN2 का हो गया, वो SN1 का हो गया। इसलिए इसमें ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हम आंसर लिख दिए ड्यू टू फील्ड इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात का यहाँ से ध्यान रखना है। इसका पीछे आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से चेक कर सकते हो आप। देखिए सबसे पहले जाएगा, जैसे ये पहला नंबर आंसर किसका लिखा है, हम्म, ये पहला नंबर है SN1 का, यहाँ पे लिखा है SN1, ये थोड़ा कट गया। तो SN1 में सबसे अच्छा हो जाएगा 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री में कौन सा जिसमें एक पे 2 कार्बन जुड़ा था, और फिर ये 1 डिग्री वाला। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 स्टार लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, ये अपना बुक में आप लोग टिक भी कर लीजिएगा। और ये सिंपल है, SN2 का है तो SN2 में सबसे अच्छा होता है 1 डिग्री, फिर भी 1 डिग्री, ये थोड़ा ज़्यादा स्टकली हिंडर्ड है, फिर ये 1 डिग्री, या ये 2 डिग्री और फिर ये 3 डिग्री। तो ये क्लियर है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बता दिए। ये नीचे वाला तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये नीचे वाला क्वेश्चन खुद से ही डील कर लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन नीचे जो दिया हुआ है ये वाला, ये हम करा दिए, पहला दूसरा, दूसरा भी सेम ही है। तो इसमें जैसे क्या किया है कि ब्रोमीन को यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, नहीं दो बेंजाइल ग्रुप के, दो बेंजाइल, एक कार्बन से 2 बेंजाइल ग्रुप, उसमें एक अटैच है। उसी तरह देखना है, तो जितना ज़्यादा ग्रुप बढ़ते जाएगा उसमें SN2 घटते जाएगा और SN1 बढ़ते जाएगा। यही तो बता रहे तब से। चलिए आगे देखते हैं स्टीरियो। स्टीरियो के एस्पेक्ट से अगर हम लोग समझेंगे थोड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम बता चुके हैं, कल ही बताया कि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। लोगों को कल लग रहा होगा कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये NCERT में नहीं है, पर सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया ये कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ये आइसोमरिज्म तो अभी ये 11th का टॉपिक है ना, 11th में समझाया जाता है आइसोमरिज्म। यहाँ पर बस हम इतना बताते हैं कि SN1 में होता क्या है, SN2 में क्या होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है SN2 रिएक्शन प्रोसीड
एंड कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, ये दो लाइन दिमाग में सेट रखिएगा। SN2 में और SN1 में, SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर। SN1 में होता है रेसिमाइजेशन, मतलब इसमें दोनों बनता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों बनता है। और SN2 में होता है इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। इसमें सीधा उल्टा हो जाता है, पीछे से अटैक किया, आगे वाला निकल जाएगा। ये डी क्या होता है, एल क्या होता है, ये सब बात सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आता है, यहाँ जानने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसको। ये सिमेट्रिक कार्बन, ये कायरल कार्बन। अच्छा, कायरल कार्बन बता देते, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कायरल कार्बन वो कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन से 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जैसे ये कार्बन है, इसमें एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, एक फ्लोरीन। तो इस कार्बन से 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से दिखाते हैं। ये हो गया कायरल कार्बन। और एक कायरल किसको कहेंगे जिसमें एक कार्बन से दो सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा एक कायरल। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक जो हाथ का एग्जांपल दिखा है कि हाथ आपस में क्या है, कायरल है, दोनों एक दूसरे का इमेज है। अच्छा, कायरल नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाया है कि हाथ, ये एक हाथ दूसरा हाथ का ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ समझाना पाएंगे, यहाँ थोड़ा भी हमको रिएक्शंस को डील करना आगे। तो ये दो चीज़ क्लियर रहना चाहिए। ये अभी ये बीच का कुछ पेज आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बात, ये लाइन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जो पिंक कलर से अंडरलाइन है, इस लाइन को पढ़िएगा। लिखा है आइसोमरिज्म इन एंशोमर, इन एंशोमर प्रोसेस आइडेंटिकल, इन एंशोमर प्रोसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम यहाँ कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनएंशियोमर। अगर रहेगा, पूछेगा इनएंशियोमर क्या होता है, तो पहले ये बताते हैं इनएंशियोमर क्या है। इनएंशियोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब दो ऐसा इमेज जो दिखता तो सेम है, पर जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर उठा के बैठाएंगे ना, तो वो सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे फिट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे हमारा दो हाथ, ये आपस में इनएंशियोमर है। ये हाथ का अगर हम लोग को शीशा के सामने रखेंगे, ये हाथ का इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी दोनों इमेज को ऐसा अगर हम लोग उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो क्या सुपर इम्पोज किया, ये अंगूठा इधर है, ये अंगूठा इधर है, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं किया। इस हाथ को उल्टा करके नहीं बैठाना है। जैसा इमेज बना है, ये दोनों इमेज ऐसा बनेगा सामने, अगर बीच में मिरर रख देंगे तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो दोनों इमेज को उठा के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा देना है। तो ये अगर सुपर इम्पोज नहीं किया, तो ये कहलाएगा इनएंशियोमर। और अगर सुपर इम्पोज कर जाता है, तो उसको कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। जैसे ऊपर ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये थोड़ा स्टीरियो का ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये जो वेज है, डैश है, ये सब के लिए स्टीरियो समझना पड़ेगा, जो कि अभी समय नहीं बचा है। और इस चैप्टर में तो बिल्कुल स्टीरियो का ज़्यादा यूज़ नहीं करता है क्वेश्चन बनाने में। कभी कभी सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है रिएक्शन से, वो भी याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टीरियो का सीखना है तो जीओसी का पार्ट होता है, जीओसी में आइसोमर वहाँ सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये लाइन ऊपर वाला, स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, एक दूसरे का मिरर इमेज रहता है। एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यहाँ पे थोड़ा नॉन कट गया है, जो मेन चीज़ वही कट गया, सॉरी। तो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसको कहेंगे इनएंशियोमर। इनएंशियोमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों सेम होता है। ये लिखा है आइडेंटिकल, ये लाइन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए यहाँ मार्क किया हम। ये होता है आइडेंटिकल, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है इनएंशियोमर का। वहीं पर डायस्ट्रियोमर्स, जिसका मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा, वो डायस्ट्रियोमर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये लिखा है ना, एफ इज ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग ई बाई 180। अगर ई जो इमेज है सेकंड वाला इमेज, उसको अगर 180 डिग्री घुमा देते हैं, तो वो जैसे वो घुमा के भी दिखाया है, उसको ऊपर मिटा देते हैं। जैसे यहाँ क्या किया हुआ है, एफ इज ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग ई बाई 180। अगर इसको 180 डिग्री घुमाते हैं तो एफ मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये मिल गया। एफ इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन डी। ये जो डी का इमेज था, तो ये जो बीच में जो लाइन खींचा हुआ है, ये मिरर का सिंबल है। ये डी का मिरर इमेज ये बना, और फिर जब इसको 180 डिग्री घुमा देंगे,
ये बन जाएगा, यहाँ पे ये इसका नाम एफ दिया हुआ है। बोला है एफ इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन डी। ये एफ और डी आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या कि यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, इथाइल ग्रुप है, लेकिन उसका ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, मतलब सेम टू सेम फिट नहीं हो जाएगा। तो ये लाइन को ध्यान रखना है बस। इन एंशियोमर में सेम मेल्टिंग बॉइलिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायस्ट्रियोमर्स का डिफरेंट होता है। डी मतलब डायस्ट्रियो, डी मतलब डिफरेंट, ठीक है, उसमें सेम है, इसमें डिफरेंट। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। रेसिमाइजेशन बता चुके थे, डी और एल का बनना रेसिमाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सा कायरल है, कौन सा इकायरल है। कायरल मतलब अगर चारों ग्रुप अलग है तो उसको कहेंगे कायरल, बताए थे। जैसे यहाँ पे देखिए चारों ग्रुप अलग है, ये कायरल है। इसमें देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन सेम है, ये कायरल है। इसमें ये भी कायरल है क्योंकि इसमें ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है। किसी एक कार्बन को देखना आप पकड़ के, जिस कार्बन से डैश डैश या वेज, ये जो सिंबल है ये कार्बन है, इस पे ये जो दिया हुआ है इस तरह का तीर, ये जो कलर कलर किया हुआ है इसको कहते हैं वेज। जो डैश है वो इस तरह दिखाता है। डैश का मतलब वो ग्रुप कार्बन पे पीछे जुड़ा हुआ है, वेज का मतलब ग्रुप कार्बन पे आगे जुड़ा हुआ है। तो स्टीरियो का पार्ट है, यहाँ पे उतना काम नहीं है। रिटेंशन मतलब सेम ही रह जाएगा, ये अटैक करेगा तो सेम साइड से अटैक करेगा तो सेम ही रह जाएगा। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाएगा, सब बता चुके हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन ध्यान से देखिए, 50-50 मिक्सचर, अगर मिक्सचर above 2 is obtained by the process is called decimation। मतलब 50% डी 50% एल अगर बनता है, मतलब अगर आधा आधा 50% डी बना और 50% एल बना। डी और एल क्या होता है, सब स्टूडियो में सिखा जाता है कि डी डेक्स्ट्रो और लीवो। तो डी और एल, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ उल्टा बोल दिया लग रहा है। देखिए यहाँ पे है क्या, ये जो ए दिया हुआ है, ए वेयर इज द ये, तो ए जो है वो रिटेंशन है। रिटेंशन क्यों है, क्योंकि वाई अटैक किया जिस साइड से, उस साइड से एक्स निकला। ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स जिस साइड से निकला उसी साइड से वाई अटैक किया, दिस इज द रिटेंशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाई जिधर से अटैक कर रहा है एक्स उसके उल्टे साइड लग रहा है, लग रहा है ना। जैसे कि ये वाई ये अटैक कर रहा है इस साइड से, तो पर जुड़ रहा है उल्टा साइड से, मतलब ये पीछे से जुड़ रहा है, तो ये इन्वर्जन है, SN2 का रिएक्शन है। अटैक कर रहा है ये पीछे तरफ से, तभी नहीं पीछे से जुड़ रहा है और आगे से निकल रहा है। जो चीज़ पीछे से जुड़ता है और आगे से निकलता है तो वो इन्वर्जन बनता है, और सेम साइड से अटैक करेगा सेम साइड से निकल जाएगा तो वो रिटेंशन होगा। तो जब भी रिटेंशन और इन्वर्जन इक्वली होगा 50-50, 50-50 अगर हुआ रिटेंशन इन्वर्जन, तो उसको कहेंगे हम लोग रेसिमाइजेशन। ये रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि अगर लाइट डालेंगे इस पर तो वो लाइट किसी एक डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, वो सिंपल जैसा डालेंगे वैसे निकल जाएगा, तो कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। इस पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सब हम बता चुके हैं। तो कैसे इन्वर्जन होता है सब हो चुका है। ये अटैक कर रहा है, बाहर जा रहा है, ये मतलब SN1 को समझाया है यहाँ पे, ये SN2 को समझाया गया ऊपर में, नीचे SN1 को समझाया गया। SN1 का पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में स्लो स्टेप होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और फिर सेकंड स्टेप में वो अल्कोहल बन जाता है। अब है ये हो गया पहला पार्ट खत्म, पहला रिएक्शन जो था सब्स्टिट्यूशन। अब आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन दो टाइप का होता है, पर पढ़ना है कि ये बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, बीटा इलिमिनेशन में HX को हटा देना है बस। क्या हटाना है, HX। जैसे अगर ये देगा C यहाँ H है, यहाँ पे X, तो यहाँ से H उड़ा देना है, यहाँ से X उड़ा देना है। यहाँ पे पहले से दो हाइड्रोजन और होगा, तो HX को उड़ा देना है और बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये उड़ गया, यहाँ से ये उड़ गया, तो बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है, रिएक्शन देखते समझ में आ जाएगा अपने आप। ये इलिमिनेशन कहलाता है। इसमें भी दो मिलेगा E1 E2, जैसे वहाँ SN1 SN2 था, यहाँ पे E1 E2। एक चीज़ आया था नीट 2021 में इसी टॉपिक से, कि इलिमिनेशन बनाने का जो प्रोडक्ट बनता है वो दो तरीका से दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एक थे सेटजेफ, एक थे हॉफमान। सेटजेफ को हम लोग को एस से भी लिख सकते हैं, जेड से भी लिख सकते हैं, और एक है दूसरा हॉफमान। हॉफमान का नाम यहाँ पे आगे होगा शायद, यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है।
तो सेटजेप प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है बता देते हैं। ये एग्जांपल जो दिया उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही एग्जांपल देख लीजिए ना, यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, हम बताएं एच हटाना है और एक्स हटाना है। यहाँ से अगर एच हटाएंगे और एक्स हटाएंगे, एच यहाँ भी तो होगा ना। तो यही वो साइंटिस्ट एक्सप्लेन किया कि हम कौन सा एच हटाएंगे, ये वाला हटाएं, ये वाला हटाएं। एक साइंटिस्ट बोला कि बाहर वाला हटाओ, एक बोला अंदर वाला हटाओ। तो दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो हॉफमैन था, होपू, जो होपू था वो बोलता था बाहर वाला हटाओ, और होपू गलत था। बाहर वाला हटाने से कम यील्ड मिलता है, बहुत कम, जैसे ये वाला। ये होपू का प्रोडक्ट था, होपू का सिर्फ 19% मिला, बाकी सब बर्बाद हो गया। और जो सैपू था, सेटजैफ, सैपू का प्रोडक्ट जो था 81% यील्ड दिया। 81% मतलब बहुत ज़्यादा यील्ड मिला उसको, इसलिए उसको माना गया कि आप सही हो। तो उनको नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनका जो रूल था उनको मान लिया गया। पर सैपू ऐसा नहीं कि हमेशा गलत है। सैपू कुछ केस में नहीं, मतलब हॉपू, हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा गलत नहीं हो सकता, उसमें कोई कोई केस में, एक्सेप्शन के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट सही बनता है। जैसे अगर वहाँ ब्रोमीन की जगह अगर फ्लोरीन देगा, रिएक्शन में अगर ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन देगा, तो वहाँ पे हमेशा बनाना है हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब बाहर वाला से ज़्यादा स्टेबल बनेगा जब फ्लोरीन देगा तब। दूसरा, जब बेस बहुत ज़्यादा बड़ा बेस देगा, बेस बिगर, ये दोनों केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, मतलब बाहर वाला। एग्जाम्पल से देखते समझ में ज़्यादा आएगा। ये एक्सप्लेन किया इलिमिनेशन को। इलिमिनेशन हो क्या रहा है, ये जो बेस है ये जा रहा है एच को खा जा रहा है बाहर से, बाहर से एच को खा गया, ये बॉन्ड यहाँ अटैक कर दिया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड बन जाता है, सी डबल बॉन्ड सी, और एक और सी। ये 3 कार्बन था, ये कार्बन है, दूसरा ये तीसरा। ये बॉल एंड डॉट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। तो जब बेस बाहर से इसको खा जाएगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और जब वो अंदर अटैक करता है एंटी बॉन्डिंग पे, एक कार्बन का जाके एंटी बॉन्डिंग जो होगा खाली ऑर्बिटल, उस पर अगर अटैक किया तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये खुद अटैक करके दूसरा को बाहर निकाल दिया। तो ये था हम लोग का सेकंड पार्ट, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन ज़्यादा आएगा सेकंड चैप्टर में, एल्कोहल चैप्टर में, यहाँ थोड़ा कम ही दिया है, यहाँ पे बस मैकेनिज्म समझाया है। तीसरा रिएक्शन जो हम बताएं थे, अभी 3 रिएक्शन में पढ़ना है, तो तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में सबसे फेमस यहाँ बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप भी है और मेटल भी है। बनता कैसे है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आता ही आता है एग्जाम, मतलब 100% आएगा, कुछ आया नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा दे ही देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा फेमस ज़्यादा ही है, नाम से और काम दोनों से। काम में बहुत अच्छा है, जैसे देखते हैं। इसे ध्यान रखना है, हॉफमैन प्रोडक्ट का बनता है, ये अल्कोहल चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में मिलता है, जैसे बताते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले ये जो रिएक्शन दिया है इसको ध्यान रखना, RX को जब मैग्नीशियम और ड्राई ईथर डालेंगे, कोई भी रिएक्शन दे सकता है, बोलेगा कि ये कोई RX है, इसमें मैग्नीशियम डाला गया है, कहीं भी मैग्नीशियम दिख जाए समझ लेना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ये डालेंगे तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको कहते हैं हम लोग RMgX। ये RMgX जो है CH3, ये मैग्नीशियम को बस बीच में फंसा देना है, ये मैग्नीशियम को जाके बीच में फंसा देना है, RMgX बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दिया है कि इसमें एक जो R और Mg है, RMg और एक है X। तो R और Mg के बीच में है, यहाँ पे लिखा है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और Mg और X के बीच में ये है आयनिक बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि RMg के बीच का बॉन्ड कैसा होता है और MgX का बीच का बॉन्ड कैसा होता है। तो RMg का बॉन्ड है कोवलेंट और MgX का बीच का बॉन्ड है आयनिक। एक रिएक्शन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है हमको, ये एग्जाम में दे भी चुका कई बार, जैसे ये रिएक्शन RMgX को जब पानी में डाला जाता है तो RMgX हमेशा पानी में जाने के बाद टूट जाता है, R नेगेटिव देता है, ये टूट के क्या देता है R माइनस। ये R माइनस अटैक करेगा पानी पे। ध्यान रखना है R माइनस, यहाँ पे पता ऑप्शन में कंफ्यूजन कैसे होता है, ऑप्शन में देगा ROH, लोग को लगेगा कि R प्लस निकला है और OH माइनस निकला, जुड़ के बन गया ROH, पर नहीं, R प्लस नहीं निकलता, R माइनस निकलता है। RMgX से हमको R माइनस मिलता है, और वही R माइनस अटैक करता है पानी पे, उसका हाइड्रोजन छीन लेता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। पानी पे जो H प्लस है वो छीनेगा, OH माइनस का छीनेगा, तो R माइनस खींच लेगा H प्लस को, तो बन जाएगा RH।
तो हम लोग देख चुके हैं अभी तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर भी देख लिया, आर एम जी एक्स होता है, जिसमें आर और एम जी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है और एम जी और एक्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब पानी में डालते हैं तो वो आर माइनस देता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी में डालने पर आर माइनस देगा, और जैसे ही वो वाटर में डालेंगे तो आर माइनस मिला और पानी से एच, तो आर एच बन जाता है। यहाँ पे आर ओ एच नहीं बनता है, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ता है हम लोग उर्ज रिएक्शन। मेन रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। उर्ज रिएक्शन में ये जो छोटा सा रिएक्शन है नीचे दिया है एनसीईआरटी में, ये रिएक्शन, ये उर्ज रिएक्शन। इसमें करते कुछ नहीं है, अगर हमको आर एक्स देगा और सोडियम दे दिया, आर एक्स दिया और सोडियम, वो बोलेगा ड्राई ईथर में डाल दिया गया है। उर्ज रिएक्शन ड्राई ईथर में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उर्ज रिएक्शन ड्राई ईथर में होता है। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिख के समझा देते हैं। जैसे अगर देगा आर एक्स या आर सी एल, कुछ भी दिया, एक हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन आर सी एल दे दिया और बोलेगा इसको सोडियम में ड्राई ईथर डाल दिए, इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम, ठीक है। सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिया गया, तो आर सी एल और जो सोडियम देंगे, तो जो हमको बस करना कुछ नहीं है, ये यहाँ से सोडियम अपना सी एल को ले लेगा, दो सोडियम होता है। जैसे आर सी एल अगर दिया है तुमको कंपाउंड में रिएजेंट ग्रुप में, तो वो एक कंपाउंड नहीं है, एक ही नहीं दिया है, उसमें कई सारा होगा, तो हमको वहाँ पे आर सी एल, उसको सिंपल तरीका जैसे लिखते हैं हम लोग, आर सी एल दो ले लेना है, ठीक है। आर सी एल दो को ले लेना है, और सोडियम अपना सी एल को लेकर चला जाएगा। सोडियम को सी एल पसंद है, तो सोडियम अपना सी एल को लेकर चला गया, तो यहाँ से भी आर मिला, यहाँ से भी आर मिला, और आर को चिपका देना है। बस यही सिंपल सा रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में आर सी एल में जब सोडियम ड्राई ईथर देगा, तो बस जो दो आर देगा वो आर को, जो भी आर रहेगा उसको डबल करके लिख देना है, सिंपल है, ये आर को डबल करके लिख देना है। क्या आता है रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कुछ रिएक्शन में कि जो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन से लगा हुआ कोई हेलोजन, बेंजीन से लगा हुआ, तो यहाँ पे ये बेंजीन पे लगा हुआ सी एल है, तो बोल रहा है कि जब भी बेंजीन पे कोई हेलोजन लगा रहेगा, मतलब एरिल हैलाइड बनेगा, तो वो लेस रिएक्टिव होता है। ये लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव, मार्क किया हम। एरिल हैलाइड पे लेस रिएक्टिव बन जाता है। वो क्यों बनता है लेस रिएक्टिव, क्योंकि वो रेजोनेंस में है। ये कंपाउंड देखिए, ये सी एल जो है, सी एल का लोड पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो जब भी कोई ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ, बहुत अच्छा रेजोनेंस करने लगता है, तो वो ग्रुप छोड़ के नहीं भागता है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हमको यहाँ कराना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सीएल को हटा के हमको कुछ और लाना है, सीएल को हटा के OH लाना है, सीएल को हटा के बीआर लाना है, तो वो चीज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीएल बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है। उसी का यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ हम लिखे हैं, ये ये हम समराइज फॉर्म में लिखे हैं। ये वही जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, पिंक जो येलो कलर से अंडरलाइन है ना, उसी को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। क्या है वो पॉइंट कि एरिल हैलाइड अनरिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, पहला। दूसरा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन सी एक्स। बात है मतलब जो कार्बन से अटैच है सीएल, वो है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन, और अगर कोई sp3 कार्बन से अटैच है, तो जल्द आसानी किसमें रहेगा छोड़ के भागने में, sp3 वाला। क्यों, क्योंकि sp3 वाला में रेजोनेंस नहीं होगा। sp2 कार्बन के साथ क्या होता है, ये प्लेनर होता है। sp2 कार्बन में एक p ऑर्बिटल खाली होगा, तो वो p ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है सॉरी, तो वो p ऑर्बिटल रेजोनेंस में रहता है, इसलिए sp2 कार्बन से सीएल को निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू sp3 कार्बन। sp3 कार्बन में रेजोनेंस नहीं कर पाता, इसलिए जल्दी चला जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होता है। तीसरा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये आगे ये सब पॉइंट सब हम जो लिखे हैं सब इस पेज से लिखे, ये अगला पेज में जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो सब पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसी को हम समराइज फॉर्म में वहाँ पे लिखे 5 मिनट। ये सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, मतलब ये जो फिनाइल केटाइन बनता है, ये अनस्टेबल बन जाता है। अगर यहाँ पे सीएल जुड़ा हुआ था, सीएल को अगर हम निकाल के फेंक दें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से हम एक हेलोजन का निकाल के दूसरा हेलोजन लगा दें। तो ये तीसरा है कि फिनाइल केटाइन अनस्टेबल बनता है। चौथा पॉइंट है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा, तो जो हमारा बेंजीन है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच पे अगर इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करने आएगा तो रिपल्शन होता है। इसलिए ये 4 पॉइंट के कारण एरिल हैलाइड पे बहुत मुश्किल होता है सब्स्टिट्यूशन कराना। वही नीचे दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेस रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, पहला। दूसरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है,
मतलब sp2 वाला होता है हाइब्रिडेशन, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करना। और तीसरा है कि इनस्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनेगा फिनाइल कार्बोकेटाइन तो वो इनस्टेबल होता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन फिनाइल रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिपल्शन होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें अनस्टेबिलिटी दिखाया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनरिएक्टिव होता है एरिल हैलाइड में। तो फिर भी लेकिन इंसानों का मन माना नहीं। इंसानों का मन तो कहा कि हम लोग तो सब्स्टिट्यूट करा करेंगे, चाहे कितना भी टेम्परेचर देना पड़े, बेंजीन जल के मर जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सब्स्टिट्यूशन कराना है। सब्स्टिट्यूशन कराना है तो फिर क्या उपाय निकाला गया, नीचे देखिए। डाउ प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आता है। डाउ प्रोसेस में क्या किया, NaOH और H+ ले लिए, NaOH प्लस H+। तो इससे हुआ क्या, हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर दिए। टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन ले लिया गया। इतना हाई टेम्परेचर पे और इतना हाई प्रेशर, 300 ATM प्रेशर पे और 623 केल्विन टेम्परेचर ले लिया गया, और थोड़ा सा एसिड मिला दिए, तो NaOH। तो देखने मिला कि ये Cl को रिप्लेस कर दिया जाता है OH के साथ। किस टेम्परेचर पे, 623 केल्विन। बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिया गया, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ। मतलब कह सकते हैं कि नामुमकिन सा रिएक्शन था, पर इसको इंसानों ने ज़बरदस्ती मुमकिन बनाया। तो ये फिर भी याद रखना है, डाउ प्रोसेस में तो ये Cl को हटा के हम लोग OH करते हैं। जब देगा ये टेम्परेचर, तब ये एक बार क्वेश्चन हमको मिला था शायद नीट 2022 का गंगानगर वाला पेपर में, जो पिछले बार 3-4 पेपर हुआ था, उसमें एक पेपर में हमको मिला था एक क्वेश्चन, यही सेम था डाउ प्रोसेस पर। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 रिएक्शन था, पर उसमें एक पे लिख दिया था कि डाउ प्रोसेस को लिखा था, पर टेम्परेचर बहुत कम लिख दिया था। लिखा था कि ये क्या ये रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल है, तो उसमें चुनना था कौन सा गलत है, तो वही गलत था। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है कि डाउ प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। ये 623 केल्विन पॉसिबल है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दिया हुआ रिएक्शन में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ऑर्थो या पारा पोजीशन पे, ऑर्थो या पारा पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो यहाँ लिखा है इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्शन का रिएक्टिविटी रेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो जो बेंजीन और क्लोरीन के बीच में रेजोनेंस हो रहा था वो थोड़ा वीक हो जाता है, इसके कारण वो OH ग्रुप उसको रिप्लेस कर सकता है इजीली। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये अगर एक NO2 जोड़ दिया तो देखिए टेम्परेचर सीधा 623 से किस में आ गया, 443, टेम्परेचर तुरंत घट गया। नीचे 2 NO2 जोड़ दिया गया, 2 NO2 जोड़ दिया गया, टेम्परेचर और घट गया। तो जैसे जैसे NO2 जोड़ते जा रहा है टेम्परेचर घटते जा रहा है, और OH चिपक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है यहाँ पे, हाँ उसी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है, जैसे ये वाला यहाँ पे दिख रहा है हमको, जहाँ तक 3 NO2 जोड़ दिया, 3 NO2 जोड़ दिया तो क्या हो गया कि थोड़ा सा गर्म किया और रिएक्शन फेवरेबल हो गया। सबसे बेस्ट यही होता है, 3 NO2 जोड़ देता है और थोड़ा सा हीट करते हैं पानी डाल के, तो Cl हट के वो चिपक जाता है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 3 NO2 के कारण बेंजीन और क्लोरीन के बीच का जो रेजोनेंस था बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत कमजोर, तो वो इजिली ब्रेक कर दे रहा है पानी डालने से, और रिएक्शन फेवरेबल हो जा रहा है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा नीचे में, इफेक्ट ऑफ effect is pronounced when NO2 group is introduced at the para position. However, no effect reactivity of haloarenes observed by presence of electron withdrawing group at meta position। लिखा है अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रिएक्शन रिएक्टिविटी पे। क्यों नहीं पड़ेगा रिएक्टिविटी पे इफेक्ट, क्योंकि जो Cl हटाना है, तो Cl हटाने के लिए हमको उसका रेजोनेंस को कमजोर करना है, इसके लिए हमको ऑर्थो या पैरा पे चिपकाना होगा, तब जाके जो उसका इफेक्ट आएगा। जैसे ये ग्रुप, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ये ग्रुप जो है NO2 ग्रुप, ये ग्रुप के कारण ये जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेंजीन रिंग से, तो सबसे ज़्यादा वो खींचता है ऑर्थो और पैरा से, और क्लोरीन भी चिपका हुआ है पैरा पे, उसके रिस्पेक्ट में बताया था कि सबसे नीचे वाला पैरा होता है, उसके जस्ट सामने वाला ऑर्थो होता है, उसके बाद मेटा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑर्थो और पैरा से खींचेगा। तो जैसे ही Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, जहाँ पे Cl चिपका हुआ है, तो उसका बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, रेजोनेंस वीक हो जाएगा, तो वहाँ से उसको सब्स्टिट्यूट करना इजीली पॉसिबल है। नीचे जो दिया हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है कि कैसे कैसे रिएक्शन चल रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ठीक है, ये वही मैकेनिज्म दिया हुआ कि ये OH अटैक कर रहा है, ये सब रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को, वही चीज़ दिया जो हम बता रहे थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक क्या देखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, चिपक दूसरा न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, खुद चिपक जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आकर चिपक रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को, दूसरा कोई भी ग्रुप होगा उसको निकाल रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट NCERT में काफ़ी अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा पॉइंट, जैसे ये लाइन लिखा है, हेलोजन एटम बिसाइड बिंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो एंड पैरा। समझाते क्या लिखा, देखिए हेलोजन ग्रुप जो होता है ना,
हेलोजन ग्रुप, मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हेलोजन। तो ये जो ग्रुप होता है ये माइनस आई काफ़ी अच्छा दिखाता है। माइनस आई का मतलब खींचने का टेंडेंसी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी इसका बहुत ज़्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। पर बेचारा हेलोजन के साथ समस्या क्या है, जैसे कि अगर हम क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, मतलब उसी तरह सारा हेलोजन में होगा, जैसे क्लोरीन में 7 है तो सारा हेलोजन में 7 ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास इतना ज़्यादा है एक्सेस में कि इसको देने का ही मन करता है। पर लेकिन बेचारा नियत से ऐसा है कि माइनस आई इसमें ज़्यादा होता है, माइनस आई मतलब खींचने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको खींचने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन भी इसके पास इतना ज़्यादा है कि देने का ही मन करता है, तो ये थोड़ा सा दे भी देता है कभी कभार, ये प्लस एम के थ्रू दे देता है। प्लस एम का मतलब लोन पेयर देगा थ्रू कंजुगेशन, और माइनस आई का मतलब खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बस खींचेगा। तो माइनस आई भी थोड़ा सा दिखाता है, और प्लस आई, माइनस आई प्लस आई तो दिखाता ही है, माइनस आई इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी एटम प्लस एम दिखाता है, हम बता रहे थे जो भी एटम प्लस एम दिखाएगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है बता रहे हैं, ओपी डायरेक्टिंग। ओपी डायरेक्टिंग का मतलब है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो या पैरा पे ही चिपकेगा, जिससे फायदा क्या होगा कि ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कैसे जा रहा है बता देते थोड़ा सा जल्दी क्विक। जैसे ये बेंजीन है और इस पे एक लगा हुआ है, मान लेते हैं क्लोरीन, देखने रहा, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। तो बेंजीन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे होगा क्या कि क्लोरीन का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन, तो यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे घूमेगा तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पहुंचेगा ऑर्थो पे। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, क्लोरीन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। फिर ये जब डोनेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाने आता होगा, ये सब 11 क्लास का टॉपिक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये और ओपी डायरेक्टिंग होता है हेलोजन, याद रखना है हेलोजन कैसा है, ओपी डायरेक्टिंग मतलब हेलोजन अगर चिपका हुआ है बेंजीन पे तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। मेटा पे अटैक नहीं कर सकता, मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जो नेट होता है नेट में क्या आता है, माइनस आई, क्योंकि ये खींचता बहुत ज़्यादा है। पूछेगा कि ये जैसे मान लीजिए ऐसा है, एक चोर है, चोर हमेशा चोरी करता है, उसको हमेशा चोर की नज़र से ही देखा जाएगा। अगर कभी कभार वो अच्छा काम भी कर भी लिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, चोर तो चोरी है ना। इसलिए ये जो हेलोजन है ये नियत से ही खींचने वाला है, इसका नियत है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो अगर थोड़ा वो दे भी देगा तब भी ज़्यादा आदमी को फर्क पड़ता नहीं, जो दे दिया थोड़ा सा ठीक है दे दिया, पर इसका मेन काम क्या है, माइनस आई खींचने वाला, वही लिखा है यहाँ पर। क्या पढ़िए, हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग होता है, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थोपैरा, है तो डीएक्टिवेटिंग मतलब खींचने वाला ग्रुप है, और ये होता कैसा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। फर्दर सब्स्टिट्यूशन occurs at ortho and para position respect to halogen atom, halogen के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे ही सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ओपी डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस द हेलोजन एटम कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ यू कंसीडर, ठीक है, ये तो बस एक्सप्लेन किया रिजल्टिंग जो हम बना के समझाया पीछे। तो ये याद रखना है कि हेलोजन एटम होता कैसा है, डीएक्टिवेटिंग पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों ऐसा हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है। एक एग्जांपल देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल NO2 का, NO2 जो होता है, NO2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटा पे ज़्यादा बढ़ता है। NO2 है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये खींचेगा इधर, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा NO2, इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया है और ये दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन घट गया। आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन घट गया। ऑर्थो मतलब जो NO2 से सीधा चिपका हुआ है ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसके कारण मेटा पे बढ़ेगा। अब जब यहाँ से खींचेगा दोबारा तब ये यहाँ से देगा, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे बनाने आसान काम है। अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है इसका मतलब वो कैसा ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे
ये ऑर्थो ग्रुप था, ये पैरा ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया, मेटा पे नहीं आया, ये मेटा था बीच वाला। मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, इसका मतलब NO2 कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। और इसके पहले जो हम बनाए थे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ये वाला, इसमें देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पे। ये ऑर्थो था, ये ऑर्थो ग्रुप था, ये पैरा ग्रुप था। तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेटा पे तो कुछ जा ही नहीं रहा है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कमी। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसलिए हेलोजन ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पर लेकिन है कैसा हेलोजन, खींचने वाला मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हेलोजन खींचता है ना इलेक्ट्रॉन, माइनस आई ज़्यादा है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पर हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसा होना होता है, मेटा डायरेक्टिंग, याद रखना है। NO2 कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 होता है डीएक्टिवेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को जो कम करता है उसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग। तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। पर हेलोजन है तो डीएक्टिवेटिंग, पर लेकिन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्लियर है, क्योंकि हेलोजन बेचारा आदत से मजबूर है। यहाँ पे वही चीज लिखा है बढ़िया से, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो। रेजोनेंस के कारण अभी दिखाया था बना के ये वाला रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज कहाँ बढ़ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। देन एट मेटा, मेटा के कंपेयर में ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। फर्दर हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन के पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि माइनस आई इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी, माइनस आई का ज़्यादा होता है फ्रॉम बेंजीन रिंग। एज अ रिजल्ट रिंग गेट डीएक्टिवेटिंग एज कम्पेयर टू बेंजीन एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली। हेलोजन जिसमें जुड़ा रहेगा जिस भी बेंजीन पे, उस पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बहुत स्लो रेट पे होता है। स्लो रेट पे क्यों होता है, क्योंकि ये थोड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। क्लियर है इतना, ये तो हो गया टेक्स्ट जो लिखा हुआ था। अब थोड़ा रिएक्शन समझते हैं। पहला रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला रिएक्शन दिया है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पे अटैक कर रहा है Cl2 FeCl3। ये रिएक्शन है FeCl3 या FeCl3 लिखा होगा, FeCl3 में Cl2 डाल के अटैक करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि Cl प्लस, ये रिएक्शन देखते ही याद आना चाहिए कि यहाँ बनता है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3 क्या करेगा, यहाँ से एक Cl को खींच लेगा और बन जाएगा FeCl4, तो एक Cl बच जाएगा तो बचेगा Cl प्लस। Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, अटैक वहाँ करेगा, वो डिपेंड करेगा उसमें कौन सा ग्रुप चिपका हुआ है। इसमें चिपका हुआ Cl ग्रुप। Cl कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे चिपकेगा या तो पैरा पे चिपकेगा, देख लीजिए, या तो ऑर्थो पे चिपकेगा या पैरा पे चिपकेगा। मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट उसको कहते हैं जिसमें यील्ड ज़्यादा मिलता है। जैसे कि Cl अगर इसके सामने चिपक गया, इसके सामने, दोनों के बीच में बहुत टकराहट होगा, आपस में टकराएगा, बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप है तो स्लिप कम बनता है एज कम्पेयर टू पैरा वाला। पैरा वाला दोनों एक दूसरे को उल्टा साइड है, आराम से कोई टकराहट है नहीं, इसलिए मेजर है। हमेशा पैरा वाला ही मेजर बनेगा, ध्यान रखना है। कुछ कुछ केस है जिसमें ऑर्थो वाला बनता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में होता है तो उसमें बनता है, वो बाद में बताएंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि पैरा वाला मेजर बनेगा। नीचे भी क्या है, पैरा वाला मेजर बनता है। एग्जाम में आता है कि मेजर प्रोडक्ट बताइए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पूछ रहा है, उसमें पूछता है मेजर बताओ, तो मेजर बताने के लिए पैरा वाला आंसर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, ये था हेलोजिनेशन। पहला रिएक्शन क्या था, हेलोजिनेशन। बेंजाइल क्लोराइड पे हेलोजिनेट कर रहा है, हेलोजिनेशन कर रहा है, एक हेलोजन को चिपका रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जितना पढ़ रहे सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टॉपिक का नाम ही दिया हुआ था, कहाँ ध्यान है, यहाँ देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला हो गया हेलोजिनेशन, दूसरा होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है, रीजन क्या लेता है याद रखना है। अगर HNO2 या HNO3, ठीक है, HNO3 प्लस H2SO4 देगा, HNO3 प्लस H2SO4 हमेशा याद रखना, नाइट्रेशन कराना। नाइट्रेशन में NO2 प्लस बनता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस। पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने NCERT में सब। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस लिखते हैं, E प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो NO2 प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक कहाँ पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप लगा है। तो लगा हुआ है Cl ग्रुप, तो Cl ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे चिपकेगा या तो पैरा पे चिपकेगा, तो चिपका देना बस, प्रोडक्ट बन जाएगा आंसर। नाम लिखने तो आता ही IPSC नाम, सिंपल है। सल्फोनेशन में क्या लेते हैं, सल्फोनेशन में लेते हैं सिर्फ H2SO4, या ओलियम भी ले सकते हैं, ओलियम इसके जगह पे, ये P ब्लॉक में दिया हुआ है, ओलियम H2SO7, उसको कहते हैं ओलियम H2SO7। तो हम लोग H2SO4 की जगह ओलियम भी ले सकते हैं, क्योंकि ओलियम टूट के H2SO4 ही देता है। कोई बात नहीं, एक कोई भी याद रहेगा तो आंसर सही है। तो H2SO4 जैसे डाल देंगे हम लोग तो सल्फोनेशन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3H, मतलब HSO3। तो HSO3 अपने आप पूरा जाकर ऐड हो जाता है दोनों जगह। तो तीनों रिएक्शन सेम ही टाइप का था, ज़्यादा इसमें होश पोश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा एक रिएक्शन और, फ्रीडल क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिए।
फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो होता है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का जोड़ना, और एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का जोड़ना। तो पहला हो गया इसमें जो ये वाला रिएक्शन है एल्काइलेशन है, एल्काइल। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप, तो CH3 हो गया, सब हो गया एल्काइल ग्रुप, ये सबको जोड़ना। किस पे जोड़ना? बेंजीन रिंग पे। तो कहता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान दीजिए, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लेते हैं CH3Cl और N Cl। क्या करता है ये सूखा हुआ N मतलब सूखा हुआ ये AlCl3, तो ये यहाँ से Cl को लेकर भाग जाएगा। तो Cl लेकर भाग जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे? CH3+। ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये अटैक कहाँ पे करेगा बेचारा इलेक्ट्रोफाइल? डिपेंड करेगा ग्रुप कौन सा है। तो Cl लगा हुआ है, Cl कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। ये दो जगह अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे या पैरा पे। क्लियर है? ये बनता है माइनर, ये बनता है मेजर। नेक्स्ट है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होगा। एसाइल ग्रुप किसको कहते हैं? CH3CO। दूसरा है एसाइलेशन। ये सब लास्ट में भी आता है, लास्ट वाला चैप्टर में। उसमें सबका वेटेज बहुत ज़्यादा है नियम रिएक्शन का। एसाइल ग्रुप होता है CH3CO, ये ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप। इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? उसी तरह NHAlCl3 क्या करेगा? फिर से यहाँ से Cl लेकर भाग जाएगा, ये हमेशा Cl लेकर भाग जाता है। ये बचेगा क्या? CH3CO+। वही इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे बनता है CH3CO+। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑर्थो पे जुड़ गया, एक पैरा पे जुड़ गया, ये मेजर है। क्लियर है? अब जो हम बताए थे कि ये हेलोजन वाला -I ज़्यादा दिखाता है और +M कम दिखाता है, लेकिन ये फिर भी है कैसा ग्रुप? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, -I ज़्यादा होता है देन रेजोनेंस मतलब +M। तो ये क्लियर हो गया कि हेलोजन चिपका हुआ रहेगा तो वो -I स्ट्रॉन्गर दिखाता है, पर +M भी दिखाता है। एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है कि हेलोजन का जो रिएक्टिविटी निकाला जाता है, मतलब कौन हेलोजन कितना ज़्यादा मतलब 4 ग्रुप दे देगा। एक बेंजीन से क्लोरीन लगा के, एक बेंजीन से क्लोरीन लगाएगा, एक बेंजीन से आयोडीन लगा देगा। बोलेगा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल किस में चिपकेगा? तो रिएक्टिविटी डिसाइड होता है इसका -I ग्रुप से। किसका -I कितना ज़्यादा है? रिएक्टिविटी डिसाइडेड थ्रू -I एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जब कोई प्रोडक्ट बनेगा, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट हेलोजन में हेलोजन लगा हुआ है, इसमें हम कोई भी हम चिपकाएंगे ग्रुप, तो प्रोडक्ट कहाँ पे लगेगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो डिसाइड होता है उसका +M से। वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सेम नहीं बोल रहा नीचे। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाई इट्स स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ इज कंट्रोल्ड बाई रेजोनेंस इफेक्ट। याद रखना, ये पॉइंट पूछता है एग्जाम, इसलिए मार्क लिखिए। ठीक है, आगे चलिए आखिरी रिएक्शन हमारा आते हुए रिएक्शन विद मेटल। मेटल में सिंपल कुछ नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन आता है और ऊर्ज फिटिक आता है। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? सेम ही है। अभी ये जो बताया था यहाँ पे आगे, ये था ना यहाँ पे, ये ऊर्ज रिएक्शन, इसमें मेटल लिया गया था और RX लिया गया। मेटल और RX मिलाया तो RR बन गया, ये ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज फिटिक क्या होता है? ऊर्ज फिटिक होता है, पहले उसके लिए फिटिक समझ लेते हैं। वहाँ पे लिए थे हम लोग RX, ऊर्ज में लेते हैं हम लोग ऊर्ज। ऊर्ज में यूज़ करते हैं RX, लेकिन यहाँ पे फिटिक में क्या करते हैं? फिटिक में यूज़ करते हैं बेंजीन वाला, एरिल हैलाइड यूज़ करते हैं। यहाँ वहाँ पे एल्किल हैलाइड यूज़ करते थे, यहाँ पे एरिल हैलाइड यूज़ करते हैं, ARX का यूज़ करते हैं, एरिल हैलाइड। वहाँ पे RX था, यहाँ पे एरिल हैलाइड। बस इतना ही अंतर। तो वो था फिटिक रिएक्शन। फिटिक में वही करना है, जैसे सोडियम ट्राई कर देगा, तो जो भी तरह तुम्हारा RX में R होगा, उसको डबल करके चिपका देना एक साथ। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना? नहीं आ रहा है? ये देखो, जैसे क्या कहें हम, अगर फिटिक रिएक्शन देगा, बोलेगा कि बेंजीन है, इसमें क्लोरीन लगा है, इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे, इस तरह रिएक्शन निकल दे देगा। बोलेगा सोडियम और ड्राई ईथर, ये डाल दिया गया है, और बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें क्या बनेगा? तो ये भी जो भी RX दिया जाएगा, उसको डबल कर देना है, या ईथर बनता है। हाँ सॉरी, ईथर नहीं, मतलब वो ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो इसे भी जोड़ सकते हो। तो दो ग्रुप को जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा फिटिक रिएक्शन। क्लियर है?
उर्ज फिटिक में क्या करते हैं, उर्ज में लेते हैं RX, फिटिक में लेते हैं बेंजीन वाला ARX। तो बस उर्ज फिटिक में दोनों लेके जोड़ देना है। अगर RX दे दिया और RX और ARX दोनों दे दिया तो क्या करना है, यहाँ पे सोडियम अपना हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और ये अपना जुड़ जाएगा R ग्रुप और X बेंजीन ग्रुप। सिंपल है सब रिएक्शन उर्ज फिटिक के साथ। क्लियर है, पढ़ लीजिएगा उसके बाद टेक्स्ट। टेस्ट क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्ट मोर रेपिडली विद SN2 मैकेनिज्म, सबसे ज़्यादा SN2 किस में होगा। SN2 उसमें होता है जो छोटा होता है सबस्ट्रेट, शायद 1 डिग्री में अच्छा होगा, इसमें 1 डिग्री ये दोनों में ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN1 फास्ट होता है, ये 2 डिग्री है SN2 फास्ट होगा। इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा, इन दोनों में ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। हाँ ये 1 डिग्री है, पर इसका देखिए ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा दूर है, इसका ये बहुत सामने है, इसके कारण ये प्लस आई बहुत अच्छा दे रहा है, प्लस आई से बहुत अच्छा दे रहा है। पर SN2 इसमें अच्छा होता है जो दे कम खींचे ज़्यादा, बताया था इसका कि इसमें एनायन बनता है, इसमें देने वाला ग्रुप ज़्यादा सामने आ गया, इसलिए कम हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सब करना ही खुद से कर लीजिएगा। फास्टर SN1 रिएक्शन, SN1 ज़्यादा किसमें होगा, जो बड़ा ग्रुप होगा 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा होता है। जैसे ये दोनों में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 वाला अच्छा हो गया, ये 3 डिग्री है और 2 डिग्री है, 3 वाला अच्छा हो जाएगा। ये RMgX वाला बताया था ग्रीनार्ड बनाने के लिए मैग्नीशियम को लेकर फंसा देना है बीच में, सोडियम देगा तो कराना है उर्ज रिएक्शन, पर मैग्नीशियम देगा तो कराना है ग्रीनार्ड बनाना है, मैग्नीशियम आपको बीच में फंसा देना है, तो ये बन जाएगा। तो ग्रीनार्ड रिएक्शन को पानी में डालने पर क्या मिलता है, R-, मतलब ये बेंजीन, ये मिलेगा यहाँ से, बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा और यहाँ से पानी से हाइड्रोजन खींच के खा लेगा, तो ये बन जाएगा पूरा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। उसी तरह नीचे भी दिया हुआ है एक RBr है, इसमें बोला मैग्नीशियम डाल दिया गया, तो वही बनेगा RMgX बन जाएगा। फिर जैसे इस पानी में डाल देंगे तो ये जो R ग्रुप था वो R ग्रुप के साथ डी जुड़ जाएगा। क्लियर है ना। वही रिएक्शन को नीचे भी जो भी टाइप का होगा, ये RX का ही रिएक्शन दिया हुआ, खुद से वर्क किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पेज जो है पॉली हेलोजन, खुद से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पेज को नेगलेक्ट कर देना है, इसलिए हमने मार्क करके भी डाल दिया। ये पेज में समझाने से कुछ भी नहीं है, इसको बस याद करना है। याद क्या करना है, जैसे हम बता कुछ कुछ पॉइंट हम बता देते, जैसे ये दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन जो होता है CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन में इसका आप लोग काम कीजिएगा, एक नोट बना लीजिएगा, ये जितना भी केमिकल दिया हुआ है इसका क्या क्या यूज़ है ना, उसका एक नोट बना लीजिएगा। केमिकल का नाम डाइक्लोरोमीथेन है, तो उसका जो यूज़ दिया हुआ है NCERT में, जैसे पेंट रिमूवर होता है, पेंट को हटाता है, और इसका काम है यूज एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। प्रोपेलेंट एंड एरोसोल, एरोसोल में ये प्रोपेलेंट होता है। तो ये बस डायरेक्ट याद करना है, इसमें कुछ समझना सही नहीं। ड्रग में भी यूज़ होता है, यूज एज अ मेटल क्लीनिंग, ये मेटल को साफ करने में यूज़ होता है। फिनिशिंग, फिनिशिंग सॉल्वेंट, ये यहाँ पे दिया बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, अगर ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो हमारा स्किन में भी रेडनेस आएगा, स्किन जलेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आई के लिए फिर आई कॉर्निया बर्न हो जाता है, आई का कॉर्निया बर्न हो जाएगा, तो ये अपने से ही पढ़ लेना है। तो ये लिखा है यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज़ क्या है, मेजर यूज़ पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज़ क्या है आज के डे में, प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को, जो कि रेफ्रिजरेंट है, ठंडा करता है, फ्रिज में यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट R22 जो बनता है क्लोरोफॉर्म से। क्लियर है। ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिनट, तो ये डिजीनेस हो जाएगा अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन, मतलब PPM 900 PPM में क्लोरोफॉर्म अगर बॉडी में चला गया तो हमारा डिजीनेस आएगा, फेटिक आएगा, माथा दर्द करेगा, हेडेक आएगा। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर मे कॉज डैमेज टू लीवर, तो अगर क्लोरोफॉर्म का संपर्क में आप बहुत ज़्यादा देर रहते हैं तो वो लीवर डैमेज कर देता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जिन बनता है। फॉस्जिन क्या होता है, फॉस्जिन ये होता है CuCl2। जैसे कि क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में खुला छोड़ दिया जाए, यहाँ बनता है CuCl2 जो कि फॉस्जिन है, बहुत खतरनाक गैस बनता है, जहरीला गैस है। तो क्लोरोफॉर्म से उतना नुकसान नहीं जितना फॉस्जिन से होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, बना देता है वो फॉस्जिन, ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आके फॉस्जिन बनाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको बहुत टाइट क्लोज कंटेनर में रखते हैं, मतलब जो कंटेनर में जरा से भी हवा ना हो, पूरा फुल पैक कर देते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म जो भी कंटेनर में होगा उसमें उस क्लोरोफॉर्म को पूरा अपर तक फिल करते हैं, पूरा बॉक्स को फिल करना होता है, ताकि उसमें हल्का सा भी एयर ना बचे। एयर बचेगा तो फॉस्जिन बन जाएगा, जहरीला फॉस्जिन। क्लियर है। और इसको सनलाइट से भी दूर रखना होता है, क्योंकि सनलाइट से रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। क्लोज्ड इन डार्क बोतल पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को रखते किसमें, हाफ कंटेनर में हाफ भर के छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो फॉस्जिन बन जाएगा, इसलिए कंटेनर फुल करते हैं। लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा खुद से।
फिर है आयोडोफोम। आयोडोफोम क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है, कहीं भी दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ तो यूज़ करता है आयोडोफोम, उसका स्मेल भी अच्छा होता है। फिर है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन क्लीनिंग फ्लूइड में यूज़ होता है और फ्रिज में यूज़ किया जाता है। और प्रोपेलेंट इन एरोसोल कैंस। ये सब बस नॉर्मल सा बात है, ध्यान रहना चाहिए। तो अपना बुक में सब मार करके पढ़ लीजिएगा। इम्यून सिस्टम को भी खराब करता है CCl4, ये सब ध्यान रखना है। आई डिसऑर्डर भी करता है और स्किन कैंसर भी करता है। ओजोन लेयर को तो डिप्लीट करता ही है। CCl4 ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। फ्रियोन्स के बारे में लिखा हुआ है कुछ कि फ्रियोन्स में कौन कौन सा फ्रियोन है, F12 क्या होता है, वहाँ पे F22 था, यहाँ पे F12 है। सब ध्यान से एक बार देख लेना है। DDT मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। DDT बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अच्छा ये रिएक्शन आ चुका है नीट में। DDT बनता कैसे? DDT बनता क्लोरल से, CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। तो क्लोरल में हम लोग डालते यूज़ करते हैं बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। तो जैसे क्लोरा में यूज़ करते हैं तो बन जाता है DDT। यहाँ रिएक्शन लिखा होगी, ठीक। तो DDT के बारे में ध्यान ये रखना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये टूटता नहीं है। तो या तो DDT हमेशा रह ही जाता है एनिमल बॉडी में, अगर अंदर चला गया तो। यहाँ लिखा है DDT नॉट मेटाबोलाइज रेपिडली इन द एनिमल बॉडी। अंदर जाके भी तुरंत डिकम्पोज नहीं होता है, रहता है कुछ दिन तक। बहुत नुकसानदायक है DDT। ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसके, तो वो आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, कमेंट में पूछ लीजिएगा या कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तभी हम रिप्लाई दे देंगे। सिंपल क्वेश्चन है NCERT में, तो ये सब रिएक्शन है, ये सब तो हम पढ़ाते वक्त बता चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये कम से कम देख लेना है। और बाकी सब तो रिएक्शन ठीक है। NCERT का हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो नीचे SN2 का रिएक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में ये सब रिएक्शन जो दिया हुआ है सब इंपॉर्टेंट है। और ये भी कम से कम ये 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम कर लीजिएगा, और नहीं तो पूरा तो करना ही है। ये जैसे कि पहला क्या, NaACetone। NaACetone कौन सा रिएक्शन था? इंक्लिस्टन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन को हटा के आयोडीन जोड़ देते हैं, तो आयोडीन जोड़ते हैं। यहाँ पे है SN1 रिएक्शन, क्योंकि इसमें 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बन लेके एल्कोहल लेके इथेनॉल लिए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये इथेनॉल ले लिया गया। तो जब भी एल्कोहल प्लस इथेनॉल लेगा, मतलब एल्कोहलिक, ऐसे लिख के देगा एल्कोहलिक KOH, या इस तरह देगा KOH प्लस इथेनॉल, इस तरह एल्कोहलिक KOH, इस तरह लिख के कभी देगा, तो हमेशा वहाँ होता है E2 रिएक्शन। E2 मतलब, E2 का मतलब होता है हटा, Br हटेगा और H हटेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, E2 रिएक्शन अगर 3 डिग्री पे कराया जाएगा, 3 डिग्री कार्बन पे, तो वो E2 रिएक्शन में वो डबल बॉन्ड नहीं बनता है। ध्यान रखना है, अगर 3 डिग्री कार्बन पे E2 रिएक्शन कराया जा रहा है एल्कोहलिक KOH डाल के, जो इस क्वेश्चन में दिया है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, वहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है। 3 डिग्री कार्बन पे एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन। तो इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ वो जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये सब देख लेना एक बार खुद से भी। NaOH पानी बता चुके थे, इसमें ब्रोमीन को हटा के यहाँ से OH चिपका देना है। KCN बता चुके हैं, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो कौन अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब C अटैक करेगा। अगर वही रहता AgCN तो कौन अटैक करता? नाइट्रोजन अटैक करता, लोन पेयर वाला। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था वीडियो में, जो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। ये SOCl2 डार्जन वाला रिएक्शन है, इसको क्लोरीन चिपक रहा है। ये देखिए, ये रिएक्शन है आपका उर्ज रिएक्शन, ठीक है, इसमें ये ईथर बन रहा है। ओके, ये HBr पेरोक्साइड, ये 11th का रिएक्शन, 11th क्लास में आता है। HBr पेरोक्साइड में क्या किया जाता है बता देते थोड़ा सा। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट में, पेरोक्साइड इफेक्ट में HBr पेरोक्साइड इफेक्ट, इसमें हमेशा ब्रोमीन ही दिखाता है। ब्रोमीन के अलावा और कोई भी अगर दे देगा HCl, तो क्या HCl पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाएगा? तो नहीं दिखाएगा। होता क्या है, मार्कोनिकोव ये जो रूल है, मार्कोनिकोव का रूल एक्सप्लेन किए थे हम पिछले क्लास में, पिछले ही लेक्चर में एक्सप्लेन किए। मार्कोनिकोव कहता था कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा चाहेगा कि वहाँ पर जाए जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। वो होता है मार्कोनिकोव रूल। और पेरोक्साइड इफेक्ट में होता है एंटी मार्कोनिकोव, या मार्कोनिकोव का नहीं चलता, उसका उल्टा चलता है। जो कर रहा है उसका ठीक उल्टा चलेगा। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, पर एंटी मार्कोनिकोव के कारण कहेगा नहीं, हाइड्रोजन को वहाँ भेजो जहाँ पे हाइड्रोजन कम। तो ये HBr का केस में होता है। अगर HBr देके इस तरह बोलेगा, HBr पेरोक्साइड डाल दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस जगह पे जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ जाएगा? इस जगह पे जाएगा। देखिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव, जो कि होता है सिर्फ HBr के केस में। नीचे देखिए, नीचे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, HBr तो लिखा है पर पेरोक्साइड नहीं लिखा है। तो अगर पेरोक्साइड नहीं लिखेगा तो मार्कोनिकोव के थ्रू आंसर मिलेगा, आंसर देना है।
अगर पेरोक्साइड लिख के बोलेगा तब उसको एंटी मार्कोनिक के थ्रू आंसर देना है। पर ध्यान रखना है कि ब्रोमीन है कि नहीं, ब्रोमीन है तभी। क्लोरीन रहेगा तो दोनों केस में मार्कोनिक को भी यूज़ करना है। तो इस केस में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो एक भी नहीं है, यहाँ पे कम से कम एक तो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। तो ब्रोमीन कहाँ करेगा, दूसरा जगह बच गया। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, HBr को चिपकाना है। ध्यान रहेगा पीछे वाला जो दिया है रिएक्शन ये बन जाएगा, ये ईजी है। और ये रिएक्शन तो इससे भी काफ़ी आसान है, ठीक है। कुछ एक बार कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो है ही बताने के लिए। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर खत्म, एल्कोहल हेलोरिन का। हम एनसीईआरटी का हर पॉइंट को कवर कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया हर टॉपिक को। दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा। अभी का हाथ में रिमोट है, कंट्रोल है, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे का चैप्टर भी आते रहेगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। Do at least 30 MCQ questions of this chapter to make better analytical understanding of chapter. Please give feedback on comments. Keep hustling and learning. Stay tuned.